आशा करती हूँ आपको आज की मेरी ये कहानी सुन के अच्छा लगेगा और पसंद आएगी। मैं जयपुर के सरकारी दफ्तर में कलेक्टर पद पर हूँ। हाल ही में मेरा तबादला बीकानेर में हो गया। थोड़ी मायूसी थी इस तबादले की खबर से। वैसे तो प्रमोशन के साथ तबादला हुआ था, पर जयपुर छोड़कर जाने का मन नहीं था। बहुत ही खूबसूरत शहर है। कितनी यादें जुड़ी है इस शहर से। सुमन को ब्याह कर इसी शहर में लाया था 4 साल पहले, और मेरी नन्ही सी आलिया भी इसी शहर में पैदा हुई थी। और मैं चाहता था कि मेरी आने वाली अगली संतान भी यहाँ ही होती, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। विनय, क्यों दिल छोटा कर रहे हो? यह काम अच्छी खबर है कि तबादले के साथ प्रमोशन भी मिला है। देखा, हमारा आने वाला नन्हा राजकुमार कितना भाग्यशाली है, सुमन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं मुस्कुरा दिया, पर ना जाने क्यों एक अनजाना सा डर मन में घर कर गया था कि सब कुछ सही नहीं हो रहा। बहरहाल वह दिन भी आ गया जब भारी मन से जयपुर को अलविदा कहना पड़ा। बीकानेर का वह सरकारी क्वार्टर जयपुर से बड़ा था, और बच्चों के खेलने की जगह भी ज़्यादा ही थी। देखा विनय बाबू, हमने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितना खूबसूरत क्वार्टर है, सुमन घर को निहारते हुए बोली। हम है तो, पर मैं कुछ बोलता, सुमन मेरी बात काटते हुए बोली। पर वर कुछ नहीं, आप बेकार ही परेशान हो जाते हो। सुमन की बात में दम था। मैं शायद बेकार ही परेशान हो रहा था, पर मैं उसे समझा नहीं पा रहा था कि एक अनजाना सा डर मेरे अंदर समाया हुआ था। पता नहीं उस जगह से कैसा अजीब सा रिश्ता था। उस जगह पर मेरा दम घुटता था। ठीक हमारे क्वार्टर के सामने एक बड़ा सा मैदान था, और उस मैदान के आगे एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। उस हवेली को सब लाल हवेली कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि उसका पूरा रंग लाल था। जब भी उस हवेली को देखता था तो एक अजीब सा खिंचाव उस हवेली की तरफ महसूस होता था। ऐसा लगता था कि वह हवेली मुझे पुकार रही है। एक दिन रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे किसी के बहुत तेज तेज चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उठकर देखा तो सुमन आराम से सो रही थी, और हमारी गुड़िया भी आराम से उसके साथ सो रही थी। फिर मैंने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। वह आवाज़ बाहर से ही आ रही थी। कोई चीख कर किसी को पुकार रहा था, पर किसको यह ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि वह आवाज़ सामने वाली लाल हवेली से आ रही थी। मैं बहुत देर तक उस हवेली को देखता रहा, और वह आवाज़ तेज़ होती चली गई और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। तभी सुमन जाग गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आइए, सो जाइए, फिर सुबह जल्दी उठकर दफ्तर भी तो जाना है। उसकी आवाज़ जैसे मुझे किसी अनचाही शक्ति की पकड़ से वापस खींच लाई। मैं जाकर सो गया। सारा दिन दफ्तर में उस अनजान आवाज़ के बारे में सोचता रहा। क्या वह सच में आ रही थी या मेरा भ्रम था? मैं किसी से इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। नया दफ्तर था, नए लोग थे, पता नहीं क्या सोचे मेरे बारे में। उस दिन शाम को जब मैं दफ्तर से घर लौट रहा था तो मेरी गाड़ी अचानक उस हवेली के सामने ही खराब हो गई। ड्राइवर ने उतर कर देखा तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। उसने मुझसे कहा कि उसे 15 मिनट लगेंगे इसे ठीक करने में। मैंने उसे कहा कि वह चिंता ना करे और आराम से अपना काम करे। घर पास में है, मैं यहाँ से चलकर चला जाऊँगा। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगा। रास्ता हवेली से होकर ही गुजर रहा था। जैसे ही हवेली के सामने पहुंचा तो ना जाने क्यों मैंने सिर उठाकर हवेली की तरफ देखा। जब भी उस हवेली को देखता एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, और आज जब हवेली के सामने खड़ा हुआ था तो वह खिंचाव और भी ज़्यादा महसूस हो रहा था। उस हवेली को देख ऐसा लगता था कि जैसे उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने उधर देखा तो मुझे छत पर एक परछाई भागती नजर आई। मेरे कदम खुद व खुद हवेली के अंदर चले गए।
ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे हवेली के अंदर खींच लिया हो। मैं सीधे छत की तरफ भागा। छत पर पहुंचकर मुझे ताज्जुब हुआ कि मुझे छत पर आने का रास्ता कैसे मालूम था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। क्या वह परछाई मेरा भ्रम थी? यह सोचते सोचते मैं छत से नीचे उतरने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे फर्श पर गिर गया। मेरे हाथ पैर बुरी तरह छिल गए थे और काफ़ी चोटें आई। मैं जैसे तैसे अपने आप को संभालता हुआ और हवेली से बाहर निकलने लगा। तभी सामने की दीवार पर लाल रंग से किसी ने बड़े अक्षरों में लिखा, बदला। पर जैसे ही मैं उसके पास गया, वह शब्द अपने आप मिट गए। फिर पलटकर सामने वाली दीवार पर देखा तो वहाँ लिखा हुआ था, खून का बदला खून। मैं तेज कदमों से भागता हुआ हवेली से बाहर आ गया और अपने क्वार्टर पर पहुंच गया। मेरे शरीर पर इतनी चोटें देख सुमन हैरान हो गई और भागते हुए मेरे पास आई। यह आपको क्या हुआ विनय? कहाँ से गिर गए आप? यदि मैं सुमन को सच बता देता तो वह डर जाती और उसकी ऐसी हालत में मैं उसे कोई दिमागी परेशानी नहीं देना चाहता था। मैं दफ्तर की सीढ़ियों से गिर गया। मैंने उससे नज़रें चुराते हुए कहा, तो वहीं पर आपको पट्टी करा लेनी चाहिए थी। आप भी अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। यहाँ बैठ जाइए, मैं डॉक्टर को अभी फ़ोन कर देती हूँ। डॉक्टर आकर मेरी मरहम पट्टी करके चला गया। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था कि सुमन ने आकर मुझे हल्दी वाला दूध पकड़ाया और इशारे से पूरा ख़त्म करने को कहा। अपना काम करने चली गई। मैं खिड़की से लगातार उस लाल हवेली को देख रहा था। आज तो उस हवेली में हुआ उसने मेरी नींद उड़ा दी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन था जिसने मुझे धक्का दिया, क्यों किसी ने बदला जैसे शब्द दीवार पर लिखे और कैसे वह शब्द मेरे वहाँ पहुँचते ही अपने आप गायब हो गए। रात गहरी हो चुकी थी पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं सिर्फ उस हवेली को देख रहा था। मुझे उस हवेली से फिर से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज़ें तेज़ होती चली गई और मुझे साफ साफ सुनाई भी देने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं किसी की अमानत हूँ। अब यह वाक्य मुझे साफ साफ सुनाई पड़ने लगे। यह किसी लड़की की आवाज़ थी, पर किसकी आवाज़ है? वह लड़की मुझसे क्या चाहती थी? क्या उसने ही मुझे धक्का दिया था? क्या उसने ही दीवारों पर बदला लिखा था? क्या वह मुझसे बदला लेना चाहती थी? यह सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह सुमन के मना करने के बावजूद भी मैं दफ्तर चला गया, क्योंकि मैं उस हवेली से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहता था। ऑफिस में थोड़ा सुकून तो मिला, पर दिन गुजर कर रात का साया फिर से उसी प्रश्न पर आकर रुका था। आज भी मैं खिड़की के पास बैठा उस हवेली को देख रहा था, पर आज की रात एक अजीब सी शांति थी चारों ओर। आज रात भर मुझे फिर से नींद नहीं आई। अगले दिन शाम को दफ्तर से निकलने से पहले मुझे सुमन का फ़ोन आया। विनय, जल्दी से घर पर आ जाओ, आलिया कहीं भी नहीं मिल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर आओ। सुमन कांपते हुए बोल रही थी। मैं तुरंत घर पहुंचा और सुमन से पूछा, कहाँ है आलिया? कहाँ गई थी वहाँ? तुम क्यों नहीं थी उसके साथ? मेरे प्रश्नों का सुमन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस रोती रही। मुझे भी ख्याल आया कि मैंने सुमन पर जबरदस्ती ही प्रश्नों की बौछार कर दी। सुमन ने मुझे बताया कि वह आलिया के साथ ही थी, गेंद से खेल रही थी। तभी गेंद हवेली की तरफ चली गई। इससे पहले कि सुमन आलिया को रोकती, आलिया भाग के हवेली की तरफ चली गई। सुमन उसके पीछे भागी, पर जब तक वह वहां पहुंचती, आलिया उससे कहीं नजर नहीं आई। मैं शायद समझ गया कि हुआ क्या था। मैंने सुमन से कहा कि वह बाहर खड़ी रहे, मैं हवेली के अंदर जा रहा हूँ। मैंने उसे समझाया कि चाहे जितना भी शोर हो, उसे कितनी भी चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़े, वह अंदर नहीं आएगी। सुमन प्रश्न भरी निगाहों से मुझे देख रही थी, पर मेरे पास उसे समझाने का वक्त नहीं था। मैंने उसे आश्वासन दिया कि वह मुझ पर भरोसा रखे।
मैं हमारी बिटिया को लेकर जल्द वापस आऊँगा। मैं हवेली के अंदर पहुँचा तभी किसी की हंसी की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। फिर उस आवाज़ में कहा, आखिर आ ही गए तुम। अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था, पर मैं दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। खड़े खड़े मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई और फिर बोला, आँख मिचोली ही खेलोगी या काम की बात भी करोगी? तुम्हें मैं चाहिए था तो लो, मैं आ गया। मैं जानता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे कब्जे में है, उसे छोड़ दो। मेरी इतना कहते ही हवेली के बड़े से कमरे में शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो दूर से कोई उसका मुआयना कर रहा हो। मेरी आंखें भी कमरे की हर जगह को ताड़ रही थी। कमरे के सन्नाटे को पायल की आवाज़ ने तोड़ा। छम 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 आवाज़ हवेली की गैलरी से आ रही थी और धीरे धीरे नीचे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे काम है ना, मुझसे बदला लेना है तो ले लो, पर उस मासूम को छोड़ दो। मैं चिल्लाकर बोला, मासूम? हर बच्ची अपने पिता के लिए मासूम ही होती है, पर तुम जैसे दरिंदे उसकी मासूमियत को कुचल देते हैं, तब उसके पिता पर क्या गुजरती है इसका अंदाज़ा है क्या तुम्हें? वह आवाज़ चीर कर बोली। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उस आवाज़ ने मुझे दरिंदा क्यों कहा? मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तभी चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया और उस धुएं के बीच में से मुझे एक लड़की चलकर अपनी तरफ आती दिखाई दी। ओठों के चेहरे तक घूंघट में दबाए, सफ़ेद और लाल रंग का लहंगा चोली पहने हुए, जिसकी किनारे गोटे से पट्टे हुए थे, गली में आभूषणों की बड़ी सी माला, दोनों हाथों में गहरे हरे रंग की चूड़ियाँ और होठों पर कोई भी जज्बात नहीं। उसकी पायल की छमछम रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके कदम मुझसे 1 फुट की दूरी पर आकर ठहर गए। घूंघट के पीछे से उसकी नज़र मुझे ही देख रही थी। कुंवर अमर प्रताप सिंह, तो आपको कुछ भी याद नहीं? शायद मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा। उस औरत ने एक चुटकी बजाई और बोलना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी वैसे वैसे वह घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आने लगा। देखो अमर प्रताप सिंह, अपने आप को देखो, इस विशाल हवेली के इकलौते वारिस, घमंड और नशे में चूर। कभी किसी गांव वाले को इंसान तो समझा ही नहीं तुमने। तुम्हारे लिए तो सब तुम्हारे नौकर थे, जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान तक दे दे, पर बदले में उन्हें सम्मानजनक मौत भी नहीं देते थे। तुम्हारे गंदे इरादे और गंदी निगाहों से गांव की हर लड़की परेशान थी, पर मेरी बदकिस्मती थी कि अपने बापू के कहने पर मुझे तुम्हारी हवेली में दासी का काम करना पड़ा। शुरू से ही तुम्हारी निगाहें थी मुझ पर, और उस दिन तुम्हें मौका मिल ही गया। तुम जैसे हवस के लालची इंसान ने कितनी दरिंदगी से मुझे इस्तेमाल किया। सुनो कैसे मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते रहे। तुम जानते थे कि मेरा विवाह तय हो चुका है, फिर भी तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत करी। मैं चिल्लाकर कह रही थी कि मैं किसी और की अमानत हूँ, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो अमर प्रताप सिंह, देखो कैसे तुमने अपनी हवस पूरी होने के बाद मुझे मार डाला और इसी हवेली में गाड़ दिया। मेरे बापू रोज आकर तुमसे मेरे बारे में पूछते, गिड़गिड़ाते, रोते, पर तुमने उन पर जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई और उन्हें कोड़ों से मारा, वहाँ से निकाल दिया। मेरी आंखों के सामने जैसे वह सारे दृश्य एक एक कर दिखाई दे रहे थे। मैं हतप्रभ था, हताश था कि मेरा ऐसा भी कोई जन्म था जब मैंने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था। मैंने उस महिला के आगे हाथ जोड़े और बोला, मुझे माफ़ कर दो गौरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारा कातिल हूँ, पर यह सब कई वर्षों पहले के जन्म की बात है। मैं आज वह नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। इस जन्म में मैं विनय हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है और मैंने कभी भी किसी को जानबूझकर हानि नहीं पहुँचाई है। मेरा दिल बिल्कुल साफ है और नेक है।
पर मैं तो जन्मों से तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ प्यासी भटक रही हूँ। मुझे तुमसे बदला चाहिए, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी, और वह बदला मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने मार कर लूँगी। तुम्हें तड़पता देख मुझे बहुत खुशी और सुकून मिलेगा। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बेटी की मौत का दर्द क्या होता है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को मेरे पिछले जन्मों के गुनाहों की सज़ा मत दो। वह मासूम है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तो ये लो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तुम मुझे मारकर जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, पर मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा। तभी सुमन अंदर आ गई और वहाँ का नज़ारा देखकर बेहोश सी हो गई। मैंने दौड़कर सुमन को संभाला और किसी तरह उसको होश में लेकर आया। यह सब क्या चल रहा है विनय? इस औरत ने हमारी बेटी को क्यों हवा में लटका के रखा है? सुमन ने डर से चीखते हुए कहा। सुमन, मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था, फिर तुम क्यों आई? तुम्हारे और आलिया के लिए। मैं तुम दोनों को किसी संकट में अकेला छोड़ सकती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। सुमन, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास सही सलामत पहुँचाऊँगा। तभी सुमन ने उस औरत के आगे हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए ज़मीन पर बैठ गई और बोली, एक माँ तुमसे अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांग रही है। तुम भी तो किसी की बेटी रही होगी। प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। अचानक गौरी ने आलिया को नीचे उतार दिया और सुमन ने आलिया को अपनी गोद में उठा लिया। एक माँ की पुकार को बेटी कभी अनदेखा नहीं कर सकती। चली जाओ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से, गौरी ने रौद्र रूप धारण करते हुए बोला। चलो विनय, जल्दी से यहाँ से चलते हैं। सुमन ने मेरा हाथ पकड़ मुझे खींचते हुए बोला, पर मैंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, सुमन, अभी तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हें, आलिया और हमारे होने वाले बच्चे की कसम है, तुम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकोगी और सीधे क्वार्टर की तरफ चली जाओगी। मैंने सुमन और आलिया को गले लगाते हुए कहा। शायद मैं उन्हें आखिरी बार गले लगा रहा था। सुमन आंखों में आंसू लिए आलिया को गोद में उठाकर हवेली से बाहर चली गई। मैं जमीन पर नतमस्तक हो गौरी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, आज तुम्हें पूरी आज़ादी है गौरी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया। अब तुम जिस तरह से भी मुझे सज़ा देना चाहती हो दे दो, फिर चाहे इस सज़ा में मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। अगर इससे तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मैं यह भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे उस जन्म में किए गए कुकर्मों को यदि हो सके तो क्षमा कर देना। मैं आँख बंद कर हाथ जोड़कर ज़मीन पर बैठा रहा। अगले दिन सुमन घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। शायद रात भर मेरा इंतज़ार वही बैठकर कर रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा तो वह हड़बड़ा कर उठ गई और मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं उसे घर के अंदर ले गया और आराम से बैठाकर उसकी प्रश्न भरी निगाहों को सारा किस्सा सुनाकर शांत किया। उसने तुम्हें माफ़ कर दिया ना विनय? सुमन ने मेरे गालों को छूते हुए बोला। यह तो मुझे नहीं पता सुमन, पर यदि आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा वापस आया हूँ तो उसकी एक वजह तुम हो। मेरे उस जन्म में तुम भी थी। तुम गौरी की बहुत ही अच्छी सहेली थी। गौरी अपनी सहेली से उसका पति और बच्चा नहीं छीनना चाहती थी। शायद इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने और सुमन ने हवेली की तरफ देखा और हाथ जोड़ गौरी को श्रद्धांजलि दी। कोहरे की वो रात छट चुकी थी। अब सब तरफ उजाला ही उजाला था। आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।